हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने हरिशंकर परशाई द्वारा लिखित एक कहानी भोला राम का जीव को लेकर उपस्थित हूं। इस कहानी को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूं कि हरिशंकर परशाई द्वारा लिखित मैं नर्क से बोल रहा हूं कहानी का मूल प्रतिपाद्य वाला वीडियो आपके YouTube में अपलोड है। और जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर मैं नर्क से बोल रहा हूँ वाले वीडियो का लिंक दे दिया है। तो आप बहुत ही आसानी पूर्वक लिंक को क्लिक करके पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने भोला राम का जीव कहानी को एक प्रश्न के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी ये जो एक कहानी है ये व्यंग प्रधान कहानी है। या किन किन बातों पर व्यंग किया गया है, किन समस्याओं को व्यंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसी से संबंधित एक प्रश्न है जिसकी आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो हमेशा की तरह मैं हर बात को आपके सामने लिखकर प्रस्तुत की हूँ ताकि आप भी पढ़ने के साथ साथ लिखने का अभ्यास बनाए रखें। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव कहानी एक व्यंग प्रधान कहानी है। इस कथन को कथा के आधार पर स्पष्ट करें। या भोला राम का जीव कहानी में निहित व्यंग को अपने शब्दों में लिखें। तो आप कैसे इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे वह मैंने आप लोगों को यहाँ समझाया है। मैं आप लोगों को पढ़कर सुना रही हूँ और बीच बीच में आपको समझाते भी चलूँगी। हरिशंकर परसाई एक उत्कृष्ट व्यंग्यकार हैं। हिंदी में व्यंग को विधा का दर्जा दिलाने वाले वे प्रथम रचनाकार हैं। उनकी व्यंग रचनाएं सिर्फ पाठक के हृदय या मन में गुदगुदी ही नहीं पैदा करती है, बल्कि हमें समाज की वास्तविकताओं यानी सच्चाई से हमारा परिचय भी करवाती है। यानी जब आप हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित किसी भी कहानी को पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी, मन में गुदगुदी उत्पन्न होगी, लेकिन उन्होंने इसी के माध्यम से समाज की वास्तविकताओं से, समाज की सच्चाइयों से हमारा परिचय कराया है। भोला राम का जीव कहानी में परसाई जी ने पौराणिक पात्रों के माध्यम से व्यंग को प्रस्तुत किया। यानी इस सच्चाई को उन्होंने प्रस्तुत करने के लिए पौराणिक पात्रों का सहारा लिया है। भोला राम का जीव कहानी रचनाकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक प्रसिद्ध व्यंग प्रधान कहानी है, जिसमें परसाई जी सरकारी दफ्तरों में घुसखोरी, निठल्लेपन तथा भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग किया है। यानी यह कहानी एक व्यंग प्रधान कहानी है और कहानीकार ने किस समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि सरकारी दफ्तरों में जो रिश्वतखोरी चल रही है, घुसखोरी चल रही है, वहाँ के कर्मचारी निठल्ले हैं, बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं और भ्रष्टाचार को, इन समस्याओं से हमारा परिचय करवाया है। यानी इन समस्याओं को अपनी कहानी में प्रस्तुत किया है। यह कहानी अत्यंत संक्षिप्त है। भोला राम नाम का एक सरकारी कर्मचारी अपने रिटायर्ड होने के 5 साल तक कोशिश करने पर भी पेंशन ना पा सका। उसकी मृत्यु होने पर भी वह धर्मराज द्वारा भेजे गए यमदूत को धोखा देकर निकल भागा और अपने पेंशन की फाइल में जा छिपा। धर्मराज के परेशान होने पर नारद मुनि भोला राम का पता ठिकाना लेकर पृथ्वी की ओर चले। नारद ने अपनी वीणा को रिश्वत में देकर भोला राम की फाइल निकलवाई और उसमें छिपे भोला राम के जीव से स्वर्ग चलने का आग्रह किया, परंतु उसने मना कर दिया और वह अब फाइल की दरख्वास्तों से ही चिपका रहना चाहता है। देखिए, कहानी अत्यंत संक्षिप्त है। यहाँ पर मैंने कहानी का एक अत्यंत संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत किया है। यहाँ पर मूल बात क्या है कि जब भोला राम का जीव से नारद मुनि ने आग्रह किया कि वो स्वर्ग चले, तो वहाँ पर भोला राम का जीव क्या करता है, मना कर देता है। क्यों मना करता है? क्योंकि वो अब भी क्या करता है, फाइल की दरखास्तों से ही चिपका रहना चाहता है। इस कथा के द्वारा परसाई जी सरकारी कर्मचारियों, प्रशासकों के भ्रष्ट नीतियों
को उजागर किया है। इस कहानी के द्वारा कहानीकार ने सरकारी कर्मचारियों, प्रशासकों की भ्रष्ट नीतियों को हम लोगों के समक्ष उपस्थित किया है। हमारे देश में न जाने कितने असहाय और गरीब भोलाराम भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रहे हैं। कार्यालयों में खुले आम रिश्वत मांगी जाती है। यानी आज हमारे देश में सिर्फ भोलाराम ही नहीं है, भोलाराम की तरह कितने ही गरीब और असहाय लोग रात दिन क्या कर रहे हैं, दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, किंतु उनका कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ पेंशन ही नहीं, विभिन्न प्रकार के जरूरी कामों के लिए वे दफ्तर जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिना घूस लिए, बिना रिश्वत लिए उसका काम नहीं करते हैं। इस तरह कितने गरीब असहाय लोग रात दिन दफ्तरों का चक्कर काटते फिर रहे हैं। सरकार अपने कर्मचारियों को बहुत अच्छा वेतन देती है और साथ ही अन्य सुविधाएं प्रदान भी की जाती है, पर अफसोस हमारे सरकारी कर्मियों को ऊपरी कमाई की आदत पड़ जाती है। रिश्वत लिए बिना वे कोई काम ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका वेतन अच्छा नहीं है, सरकार की तरफ से उन्हें एक अच्छा वेतन दिया जाता है, अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन उन कर्मचारियों को रिश्वत लेने की ऐसी बुरी आदत हो गई है, ऊपरी कमाई की आदत पड़ गई है कि वे बिना रिश्वत लिए कोई काम ही नहीं करते हैं। पहले लोग काम कराने के लिए मजबूरी में रिश्वत घूस देते थे। आज तो किसी के पास समय नहीं है, समय अभाव के कारण अपना काम जल्दी से हो जाए इसके लिए भी रिश्वत दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले लोग चाहते थे कि किसी तरह उसका काम हो जाए, जल्दी काम हो जाए, इसीलिए वो घूस देते थे, रिश्वत देते थे ताकि उनका काम जल्दी हो जाए। परंतु आज जो है समय के अभाव में किसी के पास काम करवाने का फुर्सत नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि पैसा देकर किसी तरह उसका काम जल्दी से निपट जाए, तो इसलिए वो घूस देते हैं। रिश्वत का रूप सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं होता है, बल्कि यह कार, घर आदि के रूप में भी दी जाती है। यानी रिश्वत सिर्फ पैसे के रूप में दी जाती है ऐसी बात नहीं है, ये किसी भी रूप में हो सकती है। घर के रूप में हो सकता है, कार के रूप में हो सकता है, अन्य वस्तु के रूप में हो सकता है। परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी विशेष सामान और सुविधाएं भी दे दी जाती है। यानी रिश्वत का रूप जो है किस तरह से बदलता जा रहा है। रुपया पैसा से घर, सामान, घर वालों की सुविधाएं, इस प्रकार रिश्वत का रूप बदलता जा रहा है। यही कारण है कि भोलाराम के पेंशन की दरख्वास्त फाइल में ही दबकर रह जाती है। रिटायर होने के 5 साल बाद भी उसका फाइल बंद पड़ा है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के अनुसार उस फाइल पर कोई वजन नहीं रखा गया है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है वजन। वजन क्या कहते हैं, भार को कहते हैं। वजन सांकेतिक शब्द है। वजन का मतलब है घूस या रिश्वत। मतलब भोलाराम अपने पेंशन के लिए दरख्वास्त देता है, उसकी फाइल जमा है, लेकिन उसके फाइल को खोलता कोई नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के अनुसार उस पर वजन नहीं रखा गया। ये वजन का अर्थ क्या है, घूस, रुपया, पैसा। यानी अगर उस पर वजन रखा जाएगा तब उसकी फाइल खुलेगी, आगे बढ़ेगी, उसका काम होगा। लेकिन चूंकि भोलाराम ने ऐसा नहीं किया है, इसके लिए उसकी फाइल बंद पड़ी रहती है। तो यहाँ पर वजन एक सांकेतिक शब्द है। वजन का अर्थ हो गया क्या, रिश्वत। फाइल तभी खुलती है जब नारद जी वजन के रूप पर उस पर अपनी वीणा रख देते हैं। इस कहानी में हमने पढ़ा है कि जब भोलाराम के पेंशन के काम के लिए नारद जी सरकारी दफ्तर जाते हैं, तो वो वजन के रूप में क्या करते हैं, वीणा को ही फाइल पर रख देते हैं, और तभी जाकर के भोलाराम का जो फाइल है, पेंशन का फाइल है, वो खुलता है। परसाई जी ने देश की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाने के लिए स्वर्गलोक के पात्रों का भी प्रवेश कराया है। यानी इस कहानी में समस्याओं को बतलाने के लिए परसाई जी ने स्वर्गलोक के पात्र को इस कहानी को के अंतर्गत दिखलाया है। हमारे समाज में आए दिन अपहरण की अनेकों घटनाएं घटती रहती है। रेल विभाग, पार्सल विभाग में फैली भ्रष्टाचार को भी परसाई जी ने इस कहानी में बखूबी प्रस्तुत किया है। यानी हमारे देश में सरकारी दफ्तर के साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, रेल विभाग में, पार्सल विभाग में भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इन समस्याओं को भी परसाई जी ने प्रस्तुत किया है इस कहानी में। भोलाराम की मृत्यु पश्चात जब यमदूत भोलाराम के जीव को लेकर स्वर्ग की तरफ जा रहा था, पर ऐसे समय में भोलाराम का जीव यमदूत को बड़ी सफाई से धोखा देकर गायब हो गया। जब यह बात धर्मराज को बतलाई गई तो वे बड़े चिंतित हुए। तब चित्रगुप्त ने धर्मराज को देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर व्यंग करते हुए कहा है कि इन दिनों धरती पर इस प्रकार का माल उड़ाने और अपहरण का धंधा बहुत चल रहा है।
यानी जिस समय भोलाराम की मृत्यु होती है और यमदूत भोलाराम के जीव को लेकर स्वर्ग की ओर चलते हैं और भोलाराम का जीव क्या करता है, धोखा से वहाँ से भाग निकलता है। तो जब यमदूत सारी बात बतलाता है तो चित्रगुप्त धर्मराज को यह समझाता है कि हमारे इस धरती पर अपहरण करने का, बीच में माल उड़ाने का कार्य जो है बखूबी चल रहा है। तो चित्रगुप्त के शब्दों में क्या कहा है, देखिए। चित्रगुप्त के शब्दों में, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है, देखिए। तो तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मित्र को रेलवे द्वारा फल भेजता है तो रेलवे कर्मचारी उन फलों को रास्ते में ही निकाल लेते हैं। होजरी यानी मोजे, बनियान आदि के सामान से भरे पार्सल ठिकाने पर नहीं पहुंच पाते हैं। उनके मोजे, बनियान रेलवे अफसर उपयोग में लाते हैं। पार्सल तो छोड़िए, रेलगाड़ी के माल से भरे डिब्बे रास्ते में काट कर उसका माल साफ कर दिया जाता है और उसका सामान चोर बाजारियों को बेच दिया जाता है। यानी इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, इस तरह की जो दुर्नीतियां हैं, हमारे देश में आए दिन देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, इस धरती पर एक बहुत ही गंदा धंधा चल रहा है। राजनीतिक लोग अपने विरोधी दलों के नेताओं का अपहरण कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ एक और व्यापार जो बहुत ही गंदा है, उसका उल्लेख है कि हमारे देश के जो नेता होते हैं, राजनीतिक दल के नेता होते हैं, वे अपने विरोधी दल के नेताओं का भी अपहरण कर लेते हैं। भोलाराम का जीव कहानी में लेखक ने इंजीनियर, ओवरसियर तथा ठेकेदारों पर करारा व्यंग किया है। यानी रेलवे विभाग, पार्सल विभाग, सरकारी दफ्तर पर व्यंग करने के साथ ही साथ यहाँ पर किस पर व्यंग मिल रहा है, इंजीनियर पर, ठेकेदारों पर, जो पंचवर्षीय योजना पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे इंजीनियर, ऐसे ओवरसियर और ऐसे ठेकेदार जो भारत के पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यरत हैं। धर्मराज को चिंतित देखकर नारद को लगा कि नर्क में निवास स्थान की समस्या अभी भी हल नहीं हुई है। तब धर्मराज ऐसे भ्रष्ट लोगों का खुलासा करते हैं कि पिछले दिनों में धरती से बहुत से इंजीनियर, ओवरसियर, ठेकेदार नर्क में आए हैं, जिन्होंने आपस में मिलकर पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया, मजदूर की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा, जो कभी काम पर नहीं गए। एक प्रकार से धर्मराज ने यह बतलाना चाहा है कि भ्रष्ट लोगों का मृत्यु पश्चात नर्क में ही स्थान मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जब धर्मराज को चिंतित देखते हैं नारद मुनि, तो उन्हें लगता है कि शायद नर्क में जो निवास स्थान की समस्या अभी भी बनी हुई है। लेकिन धर्मराज कहते हैं कि नहीं, हमारे नर्क में बहुत से इंजीनियर, बहुत से ओवरसियर, बहुत से ठेकेदार और गुणी कारीगर आए हुए हैं, जिन्होंने पंचवर्षीय योजना का पैसा हड़पा है। उनमें से बहुतों ने मज़दूरों का पैसा हड़पा है, जो कभी काम पर ही नहीं गए, माने जो मज़दूर काम पर गए ही नहीं, उनकी हाजिरी भरकर उनके पैसे को हड़पा है। तो एक तरह से यहाँ पर ये बताना चाहा है लेखक ने कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है उसे कहाँ स्थान मिलता है, नर्क में स्थान मिलता है। ठीक इसी प्रकार जब नारद जी भोलाराम के मकान का पता धर्मराज से पूछते हैं तो धर्मराज यह कहते हैं कि भोलाराम ने मकान का किराया साल भर से नहीं दिया है। अतः अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बात है। यहाँ पर वास्तविक मकान मालिक कहकर एक सच्चाई व्यंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब नारद जी भोलाराम का घर का पता धर्मराज से पूछते हैं तो धर्मराज बताते हैं कि भोलाराम ने 1 साल से मकान का किराया नहीं दिया है। यदि मकान मालिक सच में मकान मालिक होगा तो उसे घर से निकाल दिया होगा। तो ये जो वास्तविक मकान मालिक शब्द में व्यंग छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है कि अगर सच में मकान मालिक सच का मकान मालिक है तो उसे तो अधिकार होगा कि वो अपने किराएदार को घर से निकाल दे। लेकिन आज के समय में हम क्या देखते हैं कि किराएदार जो क्या करता है, वो मकान पर ही कब्जा कर लेता है। तो इस व्यंग की ओर इशारा किया गया है कि आजकल किराएदार ही मकान पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। अतः व्यंग यह है कि आजकल पृथ्वी पर भूमाफिया धोखे से दूसरों के मकान पर कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार परसाई जी व्यंग के माध्यम से समाज और सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, दुर्नीति को हम सबके समक्ष उजागर किया है।
अतः भोलाराम जी कहानी में कहानीकार ने जिन व्यंग को प्रस्तुत किया है उसे मैंने आपके समक्ष बहुत ही सहज रूप से एक एक करके लिख कर प्रस्तुत कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। यदि कहीं समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो बेहिचक आप कमेंट करके मुझसे अवश्य पूछें। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब ज़रूर दूंगी। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। भोलाराम का जीव कहानी के अन्य प्रश्नों के साथ साथ उसके उत्तर को लेकर मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।